आज हम लेकर आए हैं जनरल नॉलेज का पेपर जो हमारा ओलंपियाड में होता है, जैसे जिसका नाम होता है IGKO। ठीक है, इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड। तो आज हमारा जो पेपर है, इसमें ये भी 5 इयर्स के पेपर हैं जिसमें पार्ट्स होते हैं डिफरेंट। अब जनरल नॉलेज है, ये कई पार्ट्स में होता है, जैसे कि आपका साइंटिफिक पार्ट्स में भी होता है और म्यूज़िक के पार्ट में भी होता है, डांस के लिए भी होता है, मैथमेटिक्स या पजल्स के से रिलेटेड भी होता है, सोशल साइंस से रिलेटेड भी होता है, और इस तरीके से बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो जनरल नॉलेज के अंदर में आपकी आती हैं। तो आज हमारा जो ये पार्ट है, ये है हमारा आवर बॉडी एंड हेल्थ। इस पार्ट में हम लेते हैं कि हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, वो किस तरीके से हमारी बॉडी में जाता है, उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है, और जो चीज़ें हम खाते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, हमारी बॉडी में उन सब के क्या फंक्शंस होते हैं, और हमारी बॉडी उन सबको कैसे डाइजेस्ट करती है या अदर फंक्शंस करती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फूड पाइप ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक। व्हाट इज़ द आउटर अदर नेम फॉर द फूड पाइप। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में सबसे पहली चीज़ आपको यह पता होनी चाहिए कि ये जो चारों चीज़ें हैं, जैसे कि डिओडेनम है, इस अपेंडिक्स है, एसोफेगस है और एनस है, ये एग्जैक्टली हमारी बॉडी में होते कहाँ हैं। अगर आपको ये क्लियरली पता है कि हमारी बॉडी में कहाँ होते हैं, तो हम इजीली ये चीज़ बता सकते हैं कि हमारा जो फूड पाइप है उसका दूसरा नाम क्या है। तो मैंने आपके लिए एक पिक्चर प्रिपेयर करी है, इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें एक्चुअल में हैं क्या। देखिए ये आपकी पिक्चर है। हाँ, इसमें एक चीज़ नहीं है, जो डैंडियस करके आपका जो फर्स्ट ऑप्शन था वो इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगी कि वो एग्जैक्टली क्या है। देखिए ये आपको फिगर दिख रहा है। इस फिगर में जो आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या था आपका, इसका नाम क्या है, देख लीजिए आप फिर से एक बार ध्यान से, डिओडेनम। ठीक है, इसका नाम है डिओडेनम। और ये हमारी बॉडी में हमारा जो स्टमक होता है, जैसे आपको पता है ना, ये जो पार्ट है हमारा, सॉरी ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है, ये जो वाला पार्ट है ये हमारा स्टमक है। ठीक है, अब ये जो स्टमक होता है, ये जो आपको ये बहुत छोटा छोटा सा गुच्चू पुच्चू सा नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल मैशी सा, ये आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये स्टमक को जॉइन करती है एक, ये आपको थोड़ा यहाँ छोटा दिख रहा होगा, ये जॉइन करने वाली एक आपकी नर्व होती है या एक ट्यूब होती है। इट्स नॉट नर्व एक्चुअली, इट्स अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डैंडो डिओडेनस, डिओडेनस। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। तो अब ये फूड पाइप तो है नहीं। अब इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका फूड पाइप क्या है, फूड पाइप यहाँ से आप जब खाना खाते हैं, जब यहाँ से खाना जाता है तो खाना हमारा यहाँ इस पाइप से होता हुआ आ रहा है। दैट मीन्स हमारा जो खाने का ट्रैवल है वो इस पाइप से है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये स्टमक तक आएगा। तो बेसिकली फूड को जो कैरी कर रहा है वो ये ट्यूब है। अब ये ट्यूब है तो इसका मतलब ये फूड पाइप है ना। तो अब जब ये फूड पाइप है तो यहाँ पे देखिए क्या नाम लिखा है, एसोफेगस। ठीक, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो ई से स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पे तो ओ से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली ये दोनों ही नाम सही हैं। ये इंग्लिश में भी आपके डिफरेंट वर्जन्स हैं, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक आपकी अमेरिकन इंग्लिश है। तो इस ये जो स्पेल है वो थोड़ा सा वेरी कर जाता है, बट ये दोनों सेम है, एसोफेगस या ओसोफेगस। ठीक है, तो ये आपका फूड पाइप है। तीसरा जो हिस्सा था आपका, तीसरा हिस्सा था आपका अपेंडिक्स। अब देखिए अपेंडिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। अपेंडिक्स बेसिकली ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट इस तरीके से लटका हुआ होता है, इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, लास्ट फोर्थ ऑप्शन जो था वो था आपका एनस। एनस आपका देखिए कहाँ है, जहाँ से आपका वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर जाता है वो पार्ट आपका एनस है। ठीक है, तो आपके ये चारों पार्ट्स आपको पता चल गए।
आपका जो फूड पाइप है वो एसोफेगस है। फिर डर्डेनस है, ये आपके स्टमक को और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। अपेंडिक्स है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की कनेक्टिविटी होती है। और एनएस जो होता है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन का बिल्कुल आखिरी हिस्सा होता है, जहाँ से हमारी बॉडी का वेस्ट बॉडी से बाहर फेंका जाता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आप कहेंगे यार मैम आपने तो इतना लंबा समझाया है और कितना, लेकिन पता है क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन है वो कभी भी सेम नहीं आता। बहुत कम चांसेस होते हैं जो क्वेश्चन आपका सेम आता है। तो इसलिए इसके जो ऑप्शंस हैं आपको सभी के बारे में पता होना ज़रूरी है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ओलंपियाड के लिए। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ फर्स्ट का ऑप्शन हमारा है सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। देखिए अब इसमें आपका है पेडिएट्रिशियन, डेंटिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट एंड ऑफ्थेमोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर आपका पहला जो है पेडियाट्रिस्ट, ये जो होते हैं ये आपके बेसिकली बच्चों के लिए होते हैं, मतलब बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इनको देखने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है। ये छोटे बच्चों को देखते हैं, उनके खाने की प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर उनकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा बच्चे जब छोटे होते हैं और जब बड़े होते हैं उनके फूडिंग स्टाइल डिफरेंट होते हैं, उनके डाइजेस्टिंग स्टाइल में भी वेरिएशन होता है थोड़ा, और इवन उनके स्केलेटल सिस्टम में भी वेरिएशन होता है ना। तो स्केलेटल सिस्टम्स में क्या होता है, 300 प्लस बोन्स होते हैं जब वो छोटे होते हैं, कुछ मंथ्स के होते हैं, और जब वो थोड़ा चलने लायक हो जाते हैं तब जाके आपके जो रिड्यूस हो जाती हैं। अब ये रिड्यूस क्यों होती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से धीरे धीरे जुड़ती हैं और स्ट्रेंथ लेती हैं, तभी हम चलने लायक या बच्चा चलने लायक होता है। तो यहाँ पे जो ये सारी बच्चों से रिलेटेड, किड्स से रिलेटेड जितनी भी पढ़ाई होती है वो आपकी पीडियाट्रिशियन करते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका डेंटिस्ट। देखिए आपका फर्स्ट ही गलत है, क्योंकि यहाँ अडल्ट्स लिखा है, अडल्ट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, किड्स छोटे होते हैं, तो आपका इनकरेक्ट पूछा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। लेकिन मैं बाकियों के बारे में बता देती हूँ। डेंटिस्ट आपको पता है डेंट से, डेंट टूथ जो होते हैं उनसे रिलेट करते हैं, इनका नाम तो आपने बहुत सुना होगा। नेक्स्ट है आपके ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट ऑर्थो से रिलेटेड है, ऑर्थो मतलब होता है बोन्स, तो ऑर्थो मतलब बोन्स है, ऑब्वियसली ऐसे डॉक्टर्स जो हमारी बोन्स की टेक केयर करते हैं, और आपको ऑप्शन में भी दिया है टेक केयर ऑफ अवर बोन्स। ऑफ्थेमोलॉजिस्ट, ये हमारी आँखों को देखते हैं। ऑफ्थेमोलॉजिस्ट, ऑफ्थेमल जो होता है वो हमारी आइज़ और आइज़ से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आई साइट से हो, चाहे वो फ्लू हो, चाहे वो वाइट स्पॉट हो, ठीक है, इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपका अगर आइज़ से रिलेटेड है तो वो सारा ऑफ्थेमोलॉजिस्ट के अंडर में आता है। ये सभी आपके टाइप ऑफ डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की स्ट्रीम्स हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी बड़ी है, इसमें इतने सारे ऑर्गेनिक सिस्टम्स हैं, तो ये जो ऑर्गेनिक सिस्टम्स होते हैं सबके जो वर्किंग है वो अलग अलग होते हैं, इसलिए उनसे रिलेटेड जो उसकी स्पेशलाइजेशंस होती हैं उनसे रिलेटेड डॉक्टर्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कैन बी ईटन रॉ आफ्टर वॉशिंग। ज़्यादातर आपने देखा होगा रॉ मतलब कच्चे, आफ्टर वॉशिंग मतलब धोने के बाद, ये तो आपको पता है। तो धोने के बाद आप क्या चीज़ डायरेक्टली खा सकते हैं, ब्रिंजल। ब्रिंजल क्या होता है, बैंगन, वो कहते हैं ना सब्जियों का राजा बैंगन, तो ब्रिंजल बैंगन होता है। इसको आई डोंट थिंक कि कोई खाता है क्या, नहीं तो नहीं ना। हाँ, तो ये ब्रिंजल तो भैया वॉश करने के बाद नहीं खा सकते हैं। पोटैटो, पोटैटो देखा होगा वो ब्राउनिश जो होता है, सभी सब्जियों का फ्रेंड होता है ये, तो ये बेसिकली आप नहीं खा सकते, इसमें स्टार्च होता है, जब हम इसे कट करते हैं ना तभी काफ़ी स्टार्च होता है, तो इसको खाना भी डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका पम्पकिन। पम्पकिन जो होता है हिंदी में कई लोग इसे सीताफल कहते हैं, कई लोग इसे कद्दू कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्थ इंडिया में ये दो नाम से जाने जाते हैं, साउथ इंडिया में मे बी इसके कुछ और नाम होंगे। अगर साउथ इंडिया से कोई वॉच कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि पम्पकिन को आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। ठीक है, तो पम्पकिन आपने देखा होगा काफ़ी बड़ा सा होता है और ये क्रीपर में लगा हुआ होता है। तो पम्पकिन
वॉश करने के बाद आप नहीं खा सकते हो डायरेक्ट। वो बात अलग है कि मेरा बेटा तो खा लेता है, उसको बड़ा मज़ा आता है इस टाइप की चीज़ें खाते रहने में। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कैरेट। कैरेट मुझे लगता है सभी को पसंद है, जिसे हम गाजर कहते हैं। और ये गाजर जो होती है ज़्यादातर विंटर्स में आती है, और विंटर्स में आती है, आपने देखा होगा कि बस इसे वॉश करो, थोड़ा थॉरोली वॉश करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी अंडरग्राउंड फ्रूट है। फ्रूट भी कह सकते हैं, वेजिटेबल या सैलड है बेसिकली। तो ये अंडरग्राउंड सैलड है, इसलिए इसमें बहुत सारा मड होता है या आपकी सॉइल होती है। इसे ढंग से वॉश करना ज़रूरी है, और इसके बाद आप इसको पील करके या विदाउट पील भी खा सकते हैं। और ये आपका एज अ सैलड यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है कैरेट। नेक्स्ट है द जर्म्स फॉर्म अ येलो स्टिकी लेयर ऑन अवर टीथ when not cleaned properly and harm them. What is this layer called? देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है। इन ऑप्शंस को में भी वही स्ट्रैटेजी जो हमने फर्स्ट में कहा था कि इनके आपको पता होना चाहिए पहली चीज़ कि ये जो ऑप्शंस हैं आपके, ये क्या क्या हैं। जैसे इनेमल, अगर आपने आपने फोर्थ क्लास की साइंस की बुक पढ़ा हो तो उसमें आपका इनेमल आपके पार्ट्स ऑफ टीथ में दिए हैं। ठीक, प्लाक जो है वो भी उसी में ही है। डेंटाइन आपको डेंटिस्ट अभी आपने पढ़ा था, तो डेंटाइन जो है बेसिकली वो भी पार्ट ऑफ आपका टीथ है। नेक्स्ट है आपका फ्लॉस। फ्लॉस जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि दांतों को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। तो जो इनेमल है वो हमारे दांत का ऊपर का हिस्सा है, जो वाइटिश होता है, जो आपको ऊपर दिखता है, जिसे हम क्राउन भी कहते हैं, इसको हम इनेमल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है ये हमारे जो ये वाइट पार्ट है दांत का, इसके ठीक नीचे एक ब्राउनिश एरिया होता है, उसको हम डेंटाइन कहते हैं। ये हमें पल्प और जो हमारे गम्स होते हैं उनसे कनेक्टिविटी देता है, और अंदर का जो पार्ट है हमारा पल्प है, और ऊपर का जो इनेमल है उसको सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो हमें पता चला, देखिए इनेमल जो है पार्ट ऑफ टीथ टूथ है, डेंटाइन भी पार्ट ऑफ टूथ है, फ्लॉस हमारा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो दांतों को साफ करने में काम आता है। तो फिर प्लाक क्या है? प्लाक बेसिकली वही येलो कलर का स्टिकी सा लेयर है। जब कई बार बच्चे दांत क्लीन नहीं करते हैं तो आपके दांतों के ऊपर एक लेयर आने लगती है, और पूरे दिन में वो धीरे धीरे थिक होती जाती है, उसी लेयर को हम प्लाक कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका प्लाक। नेक्स्ट है राइस इज़ रिच इन। राइस में बहुत सारा स्टार्च होता है। ठीक है, तो स्टार्च देखिए जिस अगर कोई चीज़ आपकी स्वीट है या फिर उसमें स्टार्च है, तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा स्टार्च उतना कार्बोहाइड्रेट, या जितना ज़्यादा स्वीट उतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा है कार्बोहाइड्रेट। बाकी देख लेते हैं प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन्स हमें ज़्यादातर पल्सेस से मिलते हैं, ये हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। और मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके पोटेशियम है, मैग्नीशियम्स है, आयरन है, या वाटर कंटेंट है, इन सबको मेंटेन करने का मेंटेन करने का काम करता है। तो ये मिनरल्स होते हैं। फैट्स तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिन्हें फैट्स खाने में बहुत अच्छा लगता है, और कई बच्चे होते हैं वो इसलिए नहीं खाते हैं कि कहीं वो फैटी ना हो जाए, मतलब उन्हें ओबेसिटी ना हो जाए। अगर ज़्यादा मोटे हो गए इसका मतलब ओबेसिटी हुआ है। और मोटे किसकी वजह से होते हैं? ज़्यादातर फैट्स की वजह से। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ, आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं ना, वो काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। कैसे? फैट्स आप थोड़ा सा लेते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, इसलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स आप जब एक्सेस में ले लेते हो, थोड़ा लेते हो तो आपको एनर्जी देगा, लेकिन अगर आप एक्सेस में ले लेते हो तो वही कार्बोहाइड्रेट फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो होते हैं ये काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्स इज़ अ डाइजेस्टिव लिक्विड सीक्रेटेड इनसाइड अवर माउथ। हमारे माउथ में, जब देखिए मैं बोल रही हूँ तो अभी भी मुझे कुछ बीच बीच में अपने मुंह से अंदर लेना पड़ रहा है। ऐसे ही आप जब बोलते हैं, आपने नोटिस किया होगा आपके मुंह में एक लिक्विड
जनरेट होता रहता है। ये आपका तब भी काम आता है जब आप कुछ खाते हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ खाते हैं तो वो मिक्स हो जाता है आपके उस लिक्विड के साथ, तो उस लिक्विड का नाम होता है सलाइवा। ठीक, नेक्स्ट है ब्लड। देखिए ब्लड जो होता है ये आपको डायरेक्टली नहीं दिखता आपकी बॉडी में, ये आपकी बॉडी के अंदर वीन्स होती हैं, पतली और मोटी हर तरीके की वीन्स हैं, उनमें आपका ब्लड मूव करता है पूरी बॉडी में, हेड टू टो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आपके मुंह में ऐसे नहीं आएगा ब्लड, जब तक कि आप कहीं इंजर्ड ना हो जाओ। ठीक है, तो इसलिए ब्लड आपका जो है वो आपके माउथ में सीक्रेट नहीं होता। नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ब्लड का ही एक पार्ट है। ब्लड के आपके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और एक प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा ब्लड का एक पार्ट है। तो ये क्योंकि ब्लड आपका ऐसे ही आपके मुंह में नहीं आएगा, क्योंकि ये कह रहा है सीक्रेट इनसाइड अवर माउथ, तो ऐसे ही मुंह में नहीं आएगा। सिमिलरली प्लाज्मा क्योंकि उसका पार्ट है, तो वो भी डायरेक्टली ऐसे मुंह में नहीं आ सकता। नेक्स्ट है आपका बाइल। बाइल आपके लीवर में जनरेट होने वाला एक लिक्विड होता है, और ये लिक्विड जो होता है ये भी एक तरीके से आपके डाइजेशन में काम आता है। इट्स नॉट इनसाइड द स्टमक बट इट इनसाइड द लीवर। जब आपका खाना कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंप्लीफाई होने के बाद लीवर तक पहुंचता है एज अ न्यूट्रिएंट एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो उस टाइम पर आपका जो बाइल होता है ये उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके हमारा जो ब्लड है उसमें मिक्स करने का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज ऑर्गन्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन टू अ पेशेंट। किसी भी हेल्दी पर्सन से किसी भी पेशेंट की बॉडी में कौन सी ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट का मतलब होता है, प्लांट मतलब लगाना, ट्रांस मतलब ट्रांसफ़र करना, तो ट्रांसफ़र प्लस प्लांट दैट इज़ ट्रांसप्लांट। तो ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं दूसरे की बॉडी में और वहाँ पर फिक्स कर देंगे, तो ऐसे कौन से पार्ट्स हैं। तो देखिए लीवर ट्रांसप्लांट होता है, यस। किडनी ट्रांसप्लांट होता है, यस। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, यस ऑफ कोर्स। हार्ट जब ज़्यादा कभी किसी को हार्ट अटैक होता है, या उनकी जो हार्ट अटैक होता है, या फिर मतलब माइनर सा, नॉट अ सीवियर की पता चला आप डॉक्टर के पास गए और वो हार्ट अटैक की वजह से नहीं रहे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ अगर कुछ माइनर से आपके हार्ट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उस केस में हार्ट प्लांट करना पड़ जाता है, क्योंकि उस केस में हमें ये पता होता है कि इतने टाइम के बाद ये काम करना बंद कर देगा। ठीक है, सिमिलरली आपका लीवर के साथ होता है। हमारी बॉडी में किडनी 2 होती हैं, तो कई बार होता है कि आपका किसी की बॉडी की एक किडनी ख़राब हो गई। किडनी हमारा यूरिन को कंटेन करता है और उसको फ़िल्टर करके हमारी बॉडी से बाहर करता है। तो अगर ये नहीं है, इनमें से कोई भी पार्ट अगर हमारी बॉडी में नहीं है, तो ऑब्वियसली बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। तो इसलिए लीवर, किडनी, हार्ट ये सभी पार्ट्स जो हैं ये ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। इसका आंसर है आपका all of these. Which of the following is the longest bone in our body? हमारी बॉडी में सबसे लंबी बोन कौन सी है। तो हमारी बॉडी में सबसे लंबी बोन होती है फेमर। ये जो बोन है ये हमारी थाई पर होती है। देखिए मेरे पास आपके लिए शायद एक पिक्चर होगा, यस ये है। तो जो आप ये रेड बोन्स देख रहे हैं, ये रेड किए हुए जो बोन्स हैं ये आपके फेमर हैं। ठीक है, ये आपके क्या हैं, फेमर हैं, और ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन्स होती हैं। ठीक, आप कंपेयर करके भी इवन देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब जैसे यहाँ पर आपका ये पूछ लिया गया कि जो हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन कौन सी है, सिमिलरली इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी है ना। तो अगर मैं कहूँ कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी है, तो वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे देखिए पिक्चर है यहाँ पे आपके लिए, इसे कहते हैं स्टेपीज़। ठीक, ये जो स्टेपीज़ बोन है ये हमारे कान में इनर पार्ट में होती है, एक बहुत छोटी सी बोन होती है। तो ये द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द स्टेपीज़ और स्ट्रिप अप बोन लोकेटेड इन द मिडिल ear sorry ear. It is approximately 11 inches
0.28 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक, तो ये बहुत छोटी सी बोन है। ऑब्वियसली आप देखे होंगे आपके कान इतने छोटे होते हैं, उस कान के अंदर का वो जो ट्यूब होता है जहाँ पे से आपकी कोई साउंड जाती है, वो इतना पतला होता है कि आपकी फिंगर उसके अंदर नहीं जा सकती है। तो ये इतने छोटे ट्यूब के अंदर से आपकी जो जा रही है, तो यहाँ पे देखिए इतना छोटा सा हिस्सा है, ये भी मेरा सर्कल भी इससे बड़ा है। तो ये जो हिस्सा है आपका, ये आपका है स्मॉलेस्ट बोन, जिसे स्टेपीज कहते हैं हम, या फिर हम इसको कहते हैं स्टायरप बोन। ठीक है, ये हमारी कान का इवन पूरी बॉडी का सबसे छोटा बोन होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए इसलिए प्रिपेयर किया कि कई बार क्वेश्चंस पलट के पूछ लिए जाते हैं। फिर आपके यहाँ पे देखिए आप और भी हैं क्वेश्चन, जैसे कि हाँ जी, देखिए बाइल के लिए आपका यहाँ पर है, ये आपका लीवर है। लीवर के अंदर आपका एक स्ट्रक्चर होता है, वो वहाँ पर आपका बाइल होता है और ये स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गॉल ब्लैडर भी इधर ही इसी पे लीवर के साथ ही जॉइंट होता है। ठीक है, तो ये आपका फिगर है फंक्शन ऑफ बाइल्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल, घी एंड बटर आर रिच सोर्स ऑफ। ये तो आपको पता है ना। देखिए, जब भी आप किसी भी चीज़ को, जो खाने की चीज़ है, किसी पेपर पे लीजिए और उसको क्रम्बल कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है, दबा दीजिए, कुछ दबा कुचला सा बना दीजिए उसको। तो फिर अब कर दिया, अब आपने जो फूड था उसमें से हटा दीजिए। अब आप अगर पेपर पे आपको स्टिकी सा दिखता है, मतलब ट्रांसपेरेंट, हल्का हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है अगर आपका पेपर, या फिर उसमें कुछ आपको दिख जाएगा जैसे बटर लगाने से होता है या ऑयल लगाने से जैसे होता है, तो अगर आपको इस तरीके का कुछ चिकना सा दिख जाता है, दैट मीन्स कि उसमें क्या है, फैट है। तो यहाँ पर ऑयल, घी एंड बटर जो होते हैं, ये रिच होते हैं फैट में। ठीक है, विटामिन्स जो होते हैं ये देखिए, एक तो मिल्क है, मिल्क आपका जो है कंप्लीट फूड कहलाता है, इसमें फैट भी है, इसमें विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी है और प्रोटीन्स भी हैं। ठीक है, तो विटामिन ज़्यादातर आपको फ्रूट्स से मिलते हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलते हैं। मिनरल्स आपके, मैंने बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि आपके आयरन, पोटेशियम्स, मैग्नीशियम, सोडियम, ये मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आयरन की रॉड खाने लगेंगे। आयरन हमारा जब सिंपलेस्ट फॉर्म में वेजिटेबल्स के अंदर होता है, तो उसे खाने से वो हमारी बॉडी में जाता है प्रॉपर तरीके से। कुछ वेजिटेबल्स जो होते हैं वो आयरन कंटेन करते हैं, नॉट इन अ सॉलिड फॉर्म बट अ मिनरल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं या स्टार्चफुल चीज़ें होती हैं, उन सब में आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये आपकी एनर्जी के लिए होते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ईट अ बैलेंस्ड मील, बैलेंस्ड मील तो खाना चाहिए, तभी तो आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। अगर हम कोई एक ही टाइप की चीज़ ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में वो चीज़ तो ज़्यादा हो जाएगी लेकिन दूसरी जो चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो कम हो जाएगी। मान लीजिए, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको रोटी की भूख है, लेकिन आपको कोई पानी पिलाता रहे, तो आपकी बॉडी में पानी की कंटेंट ज़्यादा हो गई और रोटी नहीं गई, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, बॉडी जो होती है उस वाटर को आप थ्रो आउट कर देती है, आपकी बॉडी से बाहर फेंक देती है। तो वॉमिटिंग का सा फीलिंग आता है या वॉमिटिंग हो भी जाता है कई बार। ठीक है, तो इस केस को, इसलिए यहाँ से भी एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल था ये, इसके थ्रू भी हम ये बता सकते हैं कि बैलेंस्ड डाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है। वी शुड ऑलवेज ईट फूड दैट इज़ केप्ट इन दी ओपन। क्या खुले में रखी हुई चीज़ें हमें खानी चाहिए। खुले में रखी हुई चीज़ें होंगी तो देखिए उसमें जर्म्स जा सकता है, उसमें धूल जा सकती है, उसमें कीड़े मकोड़े जा सकते हैं, है ना, बैक्टीरियाज डेवलप हो सकते हैं। तो खुले में रखे हुए खाने को नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि खाना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये गलत है ना, ये हमें गलत बात बढ़ा रहे हैं, भैया इनकी पिटाई होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड ईट फूड रिच इन प्रोटीन। देखिए,
प्रोटीन जो होता है ये हमारी जो मसल्स हैं उनको डेवलप करने का काम करता है। अगर हमारी बॉडी में कुछ टूट-फूट हो जाती है, कुछ डैमेज हो जाता है, तो उसको रिपेयरिंग करने का काम भी प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन बेसिकली क्या होता है, एक कारपेंटर की तरह काम कर रहा है, भैया लकड़ी का सामान टूट गया उसे ठीक करो, तो ये रिपेयरिंग का काम करता है प्रोटीन, ठीक है। तो यस, ग्रोइंग चिल्ड्रंस में प्रोटीन रिच फूड खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्रोइंग चिल्ड्रंस जो होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो ग्रोथ की तरफ होती है, मतलब उनकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, उनकी बॉडी में डेवलपमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट। तो इसलिए जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें रिच ऑफ प्रोटीन खाना मस्ट है। नेक्स्ट है आपका ईट वेल कुक्ड फूड। हाँ जी, बिल्कुल, वेल कुक्ड फूड खाना ज़रूरी क्यों है? जिससे कि उसमें बाय चांस कोई भी जर्म्स हैं या बैक्टीरियाज़ हैं या हार्मफुल कुछ कंटेंट है थोड़ा भी, तो कुक होने की वजह से वो मर जाते हैं और फिर आपका जो खाना है वो खाने लायक हो जाता है। लेकिन हाँ, वेल कुक्ड का मतलब कभी भी ओवर कुक्ड नहीं है। अगर आप ओवर कुक्ड फूड खाते हैं तो ओवर कुक्ड में क्या होता है, जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें थी उसमें, जो आपके लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स थे, वो सभी न्यूट्रिएंट्स भी क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ओवर कुक कर लीजिएगा, सिर्फ कुक्ड फूड जो है, जो वेल कुक्ड है, कच्चा भी नहीं खाना है लेकिन वेल कुक्ड फूड खाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज इज़ अ वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड। देखिए, प्रिजर्विंग फूड जो होता है वो कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आपके घर में कई होंगे आपके यहाँ जो जिनके घरों में अचार डालते हैं, मम्मा या दादी वगैरह, वो लोग अचार बनाते हैं, आम का अचार, अचार को हम पिकल भी कहते हैं। तो पिकल बनाने के लिए सबसे पहले जैसे हमने आम लिए, उनको कट किया और उनमें हमने क्या करा, नमक लगा के रख दिया। नमक लगाने से उसमें थोड़ा जो वाटर कंटेंट होता है वो बाहर आ जाता है, थोड़ी देर धूप में भी रखते हैं उसे। तो देखिए, हमने नमक लगाया है और धूप में भी रखा है ना। तो एक तरीके से हम ये क्या करें, प्रिजर्विंग करें, क्योंकि अब वो अचार जो है ना, हो सकता है किसी के यहाँ थ्रू आउट द ईयर खाया जाने वाला हो। सिमिलरली कई आप लोग जैम खाते हैं, तो जैम्स बेसिकली क्या होता है, उसमें कुछ शुगर्स, वो फ्रूट्स होते हैं उनमें शुगर्स वगैरह ऐड करके उनको इस तरीके का चीज़ बना देते हैं जिससे कि वो काफ़ी लंबे समय तक खाई जा सके, तो वो भी जल्दी ख़राब नहीं होती है। अदरवाइज़ आप नॉर्मली फ्रूट रखते हैं तो क्या होता है, कुछ ही दिनों में वो, उनमें क्या होता है, वो ओवर राइपन हो जाते हैं, फिर वो खाने लायक नहीं रहते। तो काफ़ी दिनों तक आप उसको खा पाएँ, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रिजर्विंग करते हैं खाने की। तो ड्राइंग की के लिए आपका एक एग्जांपल हो सकता है चिप्स, पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स में देखिए क्या होता है, उनको पहले कट करते हैं, हल्का स्टीम करते हैं, मतलब इतना भी नहीं कि कच्चा रह जाए और इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बॉइल्ड हो जाए, हल्का स्टीम करते हैं जिससे कि वो कुक हो जाए और उसके बाद उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करके वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, अब वो काफ़ी टाइम तक रखे जा सकते हैं। जब आपका मन करे आप घर में उन्हें फ्राई करें और खाएँ, और मुझे भी खिलाना, हाँ, अकेले अकेले नहीं। तो आपका ड्राइंग जो है प्रिजर्विंग फूड है। केनिंग जो है, केनिंग बेसिकली आपका क्या हुआ, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स केन्स में आती हैं। अब ये कोल्ड ड्रिंक्स ऐसा तो नहीं है कि आज ही बनी है, कुछ टाइम पहले बनी होती हैं। तो केनिंग्स के थ्रू कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करके आप जो उसमें लिक्विड्स होते हैं या फिर कई बार वेजिटेबल्स या और खाने की जो आइटम्स होते हैं उनको भी प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जैसा कि आपने कईयों के घरों में होता होगा कि पीज़, मटर, बहुत सारी मटर विंटर्स में जैसे सीज़न होता है मटर का, समर में सीज़न नहीं है। अब मान लीजिए किसी को मटर बहुत पसंद है तो वो क्या करेगा, विंटर्स में वो बल्क में ख़रीद लेगा और सारी की सारी जो मटर्स हैं उनको पॉड्स में से निकाल के, उनका जो कवर होता है उस कवरिंग से निकाल के पैकेट्स में बंद करके फ्रीज़ कर देगा। तो वो आपके फ्रीजिंग मटर होते हैं, फ्रीजिंग पीज़ होते हैं। तो आजकल तो मार्केट में भी आपके, पहले तो ये होता था, हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमारे जो मम्मी होती थी वो तो यही करती थी, लेकिन आजकल आपको पीज़, फ्रीजिंग पीज़ जो होते हैं, फ्रोज़न पीज़ कहते हैं जिन्हें, वो ऑलरेडी मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है। तो
ऑब्वियसली फ्रीजिंग भी आपका प्रिजर्विंग फूड है। काफ़ी सोचिए, विंटर्स और समर्स में कितना गैप होता है, कितना लंबा समर है, कितना लंबा विंटर है। लेकिन ये जो मटर है हमने जो फ्रीज़ कर दिए ना, ये हम पूरे समर में भी खा सकते हैं अगर हमने अच्छी क्वांटिटी में उनको प्रिजर्व करा है। तो इसका मतलब हमारा जो इसका आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज फूड्स गिव्स अस द मैक्सिमम एनर्जी एंड हेल्प्स अस टू स्टे वार्म। देखिए, बॉडी में जो गर्मी होती है ना, वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों से मिलती है। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स हमें गर्मी नहीं देते बॉडी में, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा है कि विच फूड गिव्स अस मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी वो होगी जो कम लेने पे ज़्यादा एनर्जी दे। ज़्यादा खा के वो ज़्यादा एनर्जी दे तो उससे फ़ायदा नहीं है। ऐसी चीज़ जो हम थोड़ी सी खाएं लेकिन एनर्जी उससे ज़्यादा मिले, तो उसे हम कहेंगे कि वो हमें मैक्सिमम एनर्जी दे रहा है। तो यहाँ पर आपका फैट जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, बहुत थोड़ा सा। देखिए, आपने देखा होगा डेली लाइफ में रोटी जो होती है वो, या ब्रेड, ये तो आप 4-5 स्लाइस खा लेते हैं, रोटी भी 4-5 3-4 खा लेते हैं, लेकिन देशी घी 4-5 चम्मच नहीं खाते हैं कभी भी। तो देशी घी जो होता है वो फैट होता है, वो उससे एनर्जी मिलती है। और 4-5 चम्मच खाया है इसका मतलब आप रोज़ खाते हैं ना, इसका मतलब आप फिर ओबेस होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अनडाइजेस्ट फाइबर इन अवर फूड दैट हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी। देखिए, मिनरल्स जो है ये आसानी से हमारे डाइजेस्ट हो जाते हैं अगर ये वेजिटेबल फॉर्म में हमारी बॉडी में जाते हैं। बाइल्स मैंने बताया, ये हमारा कोई भी फूड आइटम नहीं है, ये हमारा एक लिक्विड है जो लीवर में डेवलप होता है। सलाइवा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि ये हमारे माउथ में सीक्रेट होता है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहला जो होता है उसे ब्रेकिंग डाउन इन माउथ थ्रू द टीथ, उस टाइम पे ये सलाइवा काम आता है, क्योंकि वो उस टूटे हुए खाने को पल्प में कन्वर्ट कर देता है उसके साथ मिक्स होके। जबकि अब बचा क्या, रफेज। तो रफेज को हम फाइबर भी कहते हैं, और ये जो फाइबर होता है, ये फाइबर ह्यूमंस की बॉडी में डाइजेस्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे वो डाइजेस्ट तो नहीं कर सकते हम, लेकिन ये क्यों ज़रूरत है फिर हमें इसे खाने की, अगर ये डाइजेस्ट ही नहीं होता है। ये हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी में जो भी ऐसा खाना है जो इजीली या स्मूथली आगे की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में आपका जो खाना है कई बार इजीली आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाता है, तो उसको आगे की तरफ खिसकाने में मदद करता है आपका रफेज। तो इसलिए रफेज हमारी बॉडी में वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, और ये एक अनडाइजेस्टेबल फाइबर है। फाइबर्स और भी होते हैं लेकिन कुछ डाइजेस्टेबल होते हैं, कुछ अनडाइजेस्टेबल होते हैं। तो रफेज अनडाइजेस्टेबल फाइबर होता है, ठीक है। आपको पता है एक इंटरेस्टिंग बात, कि जो काऊ होती है ना, उसके बॉडी में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो काफ़ी सारे रफेज जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ऐसे रफेज को भी काऊ डाइजेस्ट कर लेती है। पता है आपको ये बात? मुझे भी अभी बहुत, मतलब जब मैं बड़ी हो गई थी ना तभी पता चली। जब हम छोटे थे तब हमें नहीं पता था। हम सोचते थे कि भैया काऊ जो है कुछ भी खा लेती है, पत्ते खा लेती है, लकड़ी खा लेती है, घास खा लेती है, तो हम क्यों नहीं खा पाते हैं। और उसका कारण यही है कि हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स नहीं हैं जो इस रफेज को डाइजेस्ट कर पाएँ, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें नहीं खा सकते। एक बात और मुझे बड़ी नई पता चली, कि जो डॉग्स होते हैं ना, वो डॉग्स जनरली आपको पता है वो कार्निवोरस होते हैं। फिर आप कहोगे जी घर पे रहते हैं तो वो कई बार रोटी भी खा लेते हैं, दूध भी खा लेते हैं, लेकिन अगर आपको, वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि अगर उनके पेट में कुछ गड़बड़ है, उनको फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं या कुछ इस तरीके की परेशानी है, तो वो घास खाते हैं। कैन यू बिलीव, डॉग्स घास खाते हैं? जब मुझे पता चला ना, मैं तो बहुत सरप्राइज़ हुई थी भैया। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियक प्रॉब्लम। देखिए, कार्डियक मतलब होता है हार्ट, दिल, है ना। तो अगर दिल में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे कहेंगे कार्डियक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ही इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम इन हिज हार्ट।
तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी जो थे आईज था, इसका हमने बस शुरुआत में पढ़ा था डॉक्टर्स कौन से हैं। लेग्स के लिए भी हमने देखा था ऑर्थो थे, है ना। तो हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं वो कार्डियक सर्जन्स होते हैं, वो सर्जरी करते हैं, जैसे कि ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हार्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमारे 14 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आगे फर्दर नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं हम उन्हें लेंगे with examples and with pictures also. Thank you for watching.